नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है और इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बड़ी बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख भी शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थितियों पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। पाकिस्तान से तनाव के माहौल को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एलकेएम में अहम मीटिंग की है। तो ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री ये जो मीटिंग ले रहे थे, ये बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मौजूदा भारतीय स्थिति कैसी है, इस पर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो इस बीच आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो सामने आया है। भारतीय सेना ने जारी किया है वीडियो। पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स नस्तेनाबूद हुए। 8 और 9 मई का यह वीडियो बताया जा रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया। पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स को नस्तेनाबूद किया गया है। 8 और 9 मई का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो बचपन से ये गीत आप गाते होंगे स्कूल में, वही गीत इंडियन आर्मी के इस वीडियो के बैकग्राउंड में था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के झूठे दावे को सेना ने बेनकाब कर दिया है। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना की आक्रामक गतिविधि जारी है। एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इस बीच पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पूरी तरीके से ध्वस्त हुए हैं। पाकिस्तान सेना को काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। पाकिस्तान का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है। भारत को लेकर प्रोपेगेंडा, या यूं समझिए कि झूठ फैला रहा था पाकिस्तान। भारतीय मिसाइल से अफगानिस्तान पर हमले की बात झूठी है। भारत को लेकर झूठ फैला रहा है पाकिस्तान। भारत को लेकर पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है। हमारा S-400 मिसाइल पूरी तरह सुरक्षित है। पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that
the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation. And I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. We have also seen in some of the remarks that have been shown on. दूसरी तरफ कर्नल शोफिया कुरैशी पाकिस्तान की गुस्ताखी की बात कहती नजर आई। कर्नल शोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान पर भारत का पलटवार बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहनियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया। तो चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय हिंद सर। और पहला सवाल मेरा सर आपसे रहेगा, जिस तरीके से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा सेट करने की मुहिम में लगा हुआ है और हिंदुस्तान लगातार उसके प्रोपेगेंडा का खंडन भी कर रहा है और सरहद पर जवाब भी, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये खंडन तो सबके सामने हमारी वो जो विंग कमांडर और कर्नल है उन्होंने कर ही दिया। और आज से नहीं, पाकिस्तान के झूठ बोलने की आदत आज से नहीं है, जब से उसका जन्म हुआ तब से ही वो झूठ बोल रहा है। अब पहले तो वर्तमान झूठ से शुरू करते हैं। उसमें 1 दर्जन झूठ गिनाए गए हैं, जिनमें यहाँ तक है कि हमारा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसने तबाह कर दिया, जबकि S-400 सिस्टम अपनी जगह वाजिब है। ऐसे ही उसने हमारे एयरफील्ड को तबाह करने की बात की, मगर वो एयरफील्ड एज इट इज है। तो उसके सारे झूठ जो उसने अब कहे वो सारे झूठ दिखा दिए गए। अब उसके वो झूठ जो उस समय टेलीविजन नहीं हुआ करता था, यानी कि जब इसका जन्म हुआ पाकिस्तान का, तब यूएनओ के अंदर इसने झूठ बोला और ये कहा
कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारी सेना नहीं है। बाद में वो सेना उनके वहां पर पाई गई। ये झूठ जो पूरी दुनिया के सामने बोला। एक दूसरा झूठ जो फिर दुनिया के सामने बोला कि साजी मीर सैयद मीर मर चुका है, लेकिन वो काफी दिनों बाद जिंदा पाया गया एंड ही वाज एन ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एंड ऑल्सो ए मुखोटा ऑफ लश्कर-ए-तैयबा। फिर तीसरा झूठ जो फिर सारी दुनिया के सामने बोला, जब कारगिल युद्ध हुआ तो उसने कहा कि हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन जो उनकी लाशें जो उन्हें दिखाई गई, जिन्हें पहचानने से उसने मना कर दिया, जब उनकी तलाशी ली गई तो उनकी जेब में उनके आइडेंटिटी कार्ड मिले जो वहां की पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इशू किए गए थे। फिर उसने फाइनली अब इससे कनेक्टेड, यानी कि जो पहलगाम में इंसिडेंट हुई है उससे कनेक्टेड बात ये हुई कि तहव्वुर राणा को जब यह लाया गया तो पता लगा कि तहव्वुर राणा खुद उनकी ISI का मेडिकल कोर का एक ऑफिसर था। और उसके साथ कुल मिलाकर के पूरी चर्चा का लबुलुआब ये कि पाकिस्तान का यही चेहरा है और पाकिस्तान कहते हैं कि मरता क्या ना करता तो कुछ तो करता। और हमारे यहाँ गांव का जो क्षेत्र है वो वहां पर एक कहावत है सर, कहावत ये है कि अकेला बैठा आदमी क्या करे, इस कोठरी का धान उस कोठरी करे। तो पाकिस्तान के पास इस समय और कुछ चारा नहीं बचा हुआ है। सर मैं ये समझना आपसे चाहती हूँ, जिस तरीके से IMF की तरफ से फंडिंग जो है पाकिस्तान को रिलीज हुई है, उस फंडिंग को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या IMF के अंदर भारत की वो ताकत ना होना अभी हमारे लिए थोड़ा सा एक बैकफुट जोन है? देखिए, भारत की ताकत को आप ऐसा नहीं कह सकती। भारत ने विरोध किया था, लेकिन मजबूरी ये है कि ये जो पाकिस्तान नेशन है ये अमेरिका के लिए वेपन है। मींस साउथ एशिया के अंदर केवल पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बना सकता है और अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों में अगर कोई एक्शन लेना है तो ले सकता है। लिहाजा उसकी मजबूरी है पाकिस्तान को जिंदा रखना, जानते हुए भी, उसके रेडिकल इस्लामिक एटीट्यूड को जानते हुए भी। और यही मजबूरी है क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में नाम तो इंटरनेशनल है लेकिन बेसिकली इट इज गवर्न्ड बाय अमेरिका। लिहाजा अमेरिका के कहने पे ही उसको ये जो अभी 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये दिए गए ये जानते हुए भी कि जो पहली शर्त है लोन की कि आपके पास में रीपेमेंट की कैपेसिटी है या नहीं, दूसरा आपने पुराने लोन चुकाए हैं या नहीं, तीसरा क्या आप अपने यहाँ टैक्सेस को बढ़ाएंगे। इस किस्म की जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान में पूरी नहीं करता, मगर उसके बावजूद उसको ये 20 करोड़ दे रहे, 20,000 करोड़, और हिंदुस्तान के विरोध के बावजूद। और वो सब कंट्री जो ये कह रही थी कि हम पहलगाम में आतंकी हमले के कारण हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, वो चुपचाप देखते रहे। यानी दो चीजें इसमें क्लियर हो जाती हैं। पहले तो ये कि दूसरे लोगों के लिए दिखाई गई सहानुभूति के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक ग्राउंड पे ना हो। और दूसरा ये कि इस किस्म के मामले में जब एक सुपर पावर पाकिस्तान को नहीं मरने देना चाहती तो उसमें हमें टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास और 50 रास्ते हैं, हमने दिखा दिया। खुदार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती, हमने अपनी ताकत से लड़के दिखा दिया। आज की पोजीशन ये है कि अब वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जो बात कर रहे थे न्यूक्लियर अटैक की, अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं। अब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार है, अगर हिंदुस्तान रुक जाए तो अब हम और नुकसान नहीं झेल सकते। लेकिन सर इस बीच पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनका भी बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि वॉर के अलावा तो अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, वॉर तो होकर के रहेगी। इस बयान को भी आप कैसे डिकोड करते हैं सर? नहीं, ये बात तो झेलम में बह गई। मैं तो अब की बात कर रहा हूँ, जो आज बात हुई है। आज बात हुई है जब उन्होंने देख लिया कि हमारे एयरफील्ड के ऊपर, उस एयरफील्ड पे जिसपे F-16 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अमेरिका के
दिए हुए, जिसका एक स्क्वाड्रन खड़ा हुआ था, उस एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा 4 और एयरफील्ड तबाह कर दिए गए। जितनी मिसाइल पाकिस्तान ने दागी, उन्हें हिंदुस्तान ने अपनी काइनेटिक और नॉन काइनेटिक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा तबाह कर दिया गया। 400 ड्रोन टर्की के मिले हुए जो उसे मिले थे, जिसमें किसी में राइफल थी, किसी में ग्रेनेड था, किसी में मोर्टार था, लेकिन उनका रेडियस कुल 5 किलोमीटर था, बॉर्डर के पास से चलाए गए थे, उन्हें तबाह कर दिया गया। तो जब पाकिस्तान को लगा कि मेरा तो कोई ऑफेंसिव एक्शन सफल नहीं हो रहा और उनका हर एक्शन न केवल सफल हो रहा है बल्कि हमको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था, जिसको चाइना से उन्होंने लिया था HQ-9, उसको तबाह कर दिया गया। अब जब किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए और एयरक्राफ्ट में लड़ने की ताकत ना बचे तो फिर क्या हुआ? फिर तो ऐसा हो गया जैसे अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इट इज लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक। इसलिए अब ख्वाजा शरीफ ये कह रहे हैं कि अब हम और नुकसान नहीं चाहते, हम पीछे हटने को तैयार हैं, बशर्ते कि हिंदुस्तान रुक जाए। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने, कर्नल साहब, शायद उन्होंने 2 दिनों के अंदर बादाम खाया होगा तो उनको याद आ गया होगा 71 की किस तरीके से 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण भारतीय सेना ने करवाया था और उनकी पतलूनें आज भी टंगी हुई हैं। जी 71 में हमने गलती कर दी डियर। 71 में हम सब कुछ जीत चुके थे, हमें सीज फायर को 2-4 दिन रोकना चाहिए था। मैं वेस्टर्न फ्रंट पे था, जो मेरे साथ सिपाही थे जो लड़ रहे थे, वो चिल्ला कर ये कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ मिटा ही देते पिंडी और लाहौर को। मैंने वो युद्ध लड़ा है, मैं उस युद्ध में वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ। मैं जानता हूँ कि हमने सांप तो मार दिया लेकिन उसको थोड़ा सा हल्का हिस्सा छोड़ दिया। उसे हम 71 में खत्म कर देते तो ना तो पार्लियामेंट पे अटैक होता, न 26 ग्यारह होता, न पहलगाम होता। ठीक है सर, इसीलिए सर अब इसको कंटिन्यू करते हुए इसमें एक सवाल मैं ऐड ऑन कर रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो सीज फायर का उल्लंघन, इसको तनाव की स्थिति अभी कहा जा रहा है, क्योंकि ये वॉर सिचुएशन तो है नहीं, तनाव की स्थिति और क्रिटिकल स्टेज वॉर की संभावना के बीच हम किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर हम वॉर की तरफ जा रहे हैं तो उसका डेड एंड क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया गया और हिंदुस्तान की तरफ से भी युद्ध का ऐलान मान लिया गया। किया तो नहीं गया अभी, लेकिन मान लिया गया। हम युद्ध की स्थिति में है, मगर हम युद्ध की उस स्थिति में है जहां दुश्मन ऑलरेडी सरेंडर करने को तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस युद्ध का एंड जो है वो मैं मानता हूँ कंप्लीट सरेंडर। ये हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर है कि अब हमें सरेंडर अपनी शर्तों पे चाहिए। 93,000 सोल्जर्स को छोड़ दें और मांगे कुछ ना, अब ये दरिया दिली की आवश्यकता नहीं। अब हमको चाहिए पीओके हमारा हो, जो हमारे मोस्ट वांटेड आतंकी है उन्हें हमें सौंपा जाए। ये 2 काम हो तो आगे चले, वरना मोदी जी से सवाल पूछे जाएंगे कि सर आपने ये कहा था कि धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को मट्टी में मिला देंगे। आतंकियों को तो मार दिया, लेकिन आतंकियों के आका तो पाकिस्तान की ISI है, वो कहाँ वही है, पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि यही तो जड़ है। जहर बनाने की रियल फैक्ट्री तो अभी भी बकायदे जिंदा है। सर, मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, आपने तो कह दिया कि इसका जो डेड एंड है वो आपके ख्याल से ये होना चाहिए कि या तो वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हमारे सुपुर्द किए जाएं और इसके अलावा पीओके हमारे हिस्से में आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ एक होता है तो बेहतरीन है, वरना फिर सवाल के घेरे में मौजूदा सरकार भी रहेगी। सर, कुछ लोग कुछ पक्षों से इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि सिंधु ट्रीटी जो थी उसको भारत वापस से रीराइट करवाना चाहता था, टेबल पर पाकिस्तान लगातार आ नहीं रहा था, तो ये वो जरिया है कि एक बार फिर से प्रेशर जनरेट करके इंडिया
हाइड्रो पावर कंट्री की तरफ आगे बढ़ सकता है सर, इसको आप कैसे डिकोड करते हैं? ये मेरा एक संभावित सवाल है सूत्रों के हवाले से। अगर कुछ दर्शक जिनके मन में ये सवाल हो तो प्लीज इसका भी आंसर कीजिएगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं भी इसका वो जवाब देता हूँ जो अब तक टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कम ही आया होगा। बात ऐसी है कि 1960 में जब ये संधि लिखी गई थी तब हमारे पास स्नो कवरेज और ग्लेशियर कवरेज, आई रिपीट, स्नो कवरेज और ग्लेशियर कवरेज की संपूर्ण जानकारी नहीं थी। बिल्कुल। बाद में सैटेलाइट के सेंसर्स के द्वारा जो हमने छोड़े उससे हमको पता लगा कि स्नो और ग्लेशियर कवरेज कितना है। जो हिंदुस्तान का स्नो और ग्लेशियर कवरेज है वो लोअर एल्टीट्यूड पे है और जो पाकिस्तान का है वो हायर एल्टीट्यूड पे है। हायर एल्टीट्यूड वाले स्नो और ग्लेशियर कवरेज में ज्यादा मास ऑफ वाटर होता है और हमारे वाले में कम मास ऑफ वाटर है। इसका मतलब ये कि ये संधि जब 1960 में की गई, इसको इस टेक्निकल दृष्टि से रीराइट किया जाना टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। तो इसमें कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे खिलाफ कोई बात कह ही नहीं सकती क्योंकि दिस इज ए टेक्निकल रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब जब टेक्निकल रिक्वायरमेंट है तो हमने इसको अबेयंस में रख दिया। जब अबेयंस में रख दिया तो जो हमने रेगुलेशन को साझा करने का अधिकार कहा था कि जो भी कुछ हम रेगुलेट करेंगे आपको तुरंत बताएंगे, जब हमने अबेयंस में रख दिया तो अब हमें नहीं बता रहे। हमारे पास जो ये सलाल डैम है यानी कि चनाब नदी में 2 डैम है, झेलम में है, तो इन डैम्स के स्लूइस गेट को लोअर करने का या ऊपर करने के काम को रेगुलेशन कहते हैं। वो रेगुलेशन इससे पहले जब करते थे पाकिस्तान को बताते थे, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना फर्क है, हमने हलाल कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता लोअर किया, पानी बंद हो गया। फिर हम लोग अच्छा उठा देते हैं क्योंकि 4-5 दिन से ज्यादा हम रोक भी नहीं सकते पानी, रिजर्वायर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हमने खोल दिया, बाढ़ आ गई। ये सिचुएशन है। ठीक है सर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उन सवालों के जवाब हमें मिले हैं जिन सवालों के जवाब शायद अभी तक टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं आए होंगे। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे जिन्होंने 71 की वॉर का भी जिक्र किया। ये वॉर उन्होंने लड़ी थी और वीरता पुरस्कार भी उसके लिए उन्होंने अर्जित किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इलैबोरेट किया कि किस तरीके से सिंधु जल संधि हो या फिर पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन घुटनों पर तो आ चुका है, लेकिन शर्तें किसकी होंगी और कितनी होंगी ये भारत को तय करना है। वक्त छोटे से ब्रेक का।